नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ मोदी सरकार ने वक्फ बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर ली है और इस महीने के आखिर में कभी भी बिल को संसद के पटल पर रखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ देश भर में मुस्लिम तंजीमों ने इसके खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। वहीं जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां वक्फ बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना शुरू कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, केंद्र सरकार वक्फ बिल में संशोधन करने की कोशिश कर रही है जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा आएगी। इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही हैं और केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। स्टालिन के इस कदम से एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों से वक्फ बिल के खिलाफ लाए प्रस्ताव क्या दबाव की रणनीति का हिस्सा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ सभी मुस्लिम संगठन लगातार यहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन तेज है, और इधर तमिलनाडु सरकार ने पहला प्रस्ताव भी पास कर दिया इसके खिलाफ। देखिए, तमिलनाडु की सरकार, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, ये दोनों सरकार और मुख्यमंत्री के बीच का तालमेल ऐसा है कि अब लगता है कि स्टालिन चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे और कुछ जगहों पर लोग इसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर भगाएगा। क्योंकि तमिलनाडु की बात है, आप वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा रहे हो विधानसभा से, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हो। इसी तरीके की चीज़ें की गई थी जब सीए आया था। ममता बनर्जी रिजोल्यूशन पास करवा रही है विधानसभा से, केरल में रिजोल्यूशन पास हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। ये जितने स्टेट हैं जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सब रिजोल्यूशन ला रहे थे। ममता बनर्जी, हम सीए अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। क्या इतने मूर्ख हैं हिंदुस्तान के लोग जो नहीं जानते कि नागरिकता स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं? राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती नागरिकता पर, वो डोमिसाइल की बात कर सकती है, जो डोमिसाइल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश हो रहा है, पारित यहां से होगा। तो क्या संसद के कानून, अगर संसद में कानून बनता है और विधानसभा में कानून बनता है, तो दोनों जगह के कानून में अगर टकराव हो तो यह भी माना जाता है, टकराव हो तो संसद का कानून हावी होगा। वो भी अगर स्टेट सब्जेक्ट है और उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया और फिर भी स्टेट सब्जेक्ट पर भी संसद में कानून पारित कर दिया गया, यानी बना दिया गया, बिल पारित हुआ, तब भी स्टेट सब्जेक्ट के विषय पर भी वो विधानसभा का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट हो तो भी, और सेंट्रल लिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक केंद्र सरकार ला रही है, अब यहां संसद में पारित होगा, उसके बाद तमिलनाडु क्या कर पाएगी? लेकिन बात तमिलनाडु की है कि स्टालिन क्या कर रहा है। स्टालिन की बात क्यों की जा रही है कि स्टालिन बाहर निकलेगा तो हो सकता है कि एग्रेशन में पिटाई चुराई इसकी हो जाए, परेशानियां पैदा होगी, क्योंकि ये प्रस्ताव पारित किया, मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड से। ये वक्फ बोर्ड वाले क्या क्या तमिलनाडु में गुल खिलाए हैं। ये 2022 में, बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं, 3 साल की बात है जी। और वहां तिरुचिरापल्ली का एक पूरा का पूरा गांव हड़प लिया, बोला कि ये पूरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये पूरा का पूरा गांव। और उस गांव में एक मंदिर है 1500 साल पुराना, 1927 से वो गांव के रजिस्ट्री के रिकॉर्ड है। मतलब 336 एकड़ में फैला हुआ वो गांव, और उसको कहा कि नहीं नहीं भाई, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये हमारे पास रह गया। स्टेट वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब वो गांव के लोग केस लड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अभी तक 2 साल से संघर्ष चल रहा है। ये पिछले दिनों की बात है, मदुरई में जी। मदुरई में मुरुगन पहाड़ी है, मुरुगन देवता है वहाँ, कार्तिकेय स्कंद जो महादेव के पुत्र हैं, तरकासुर का जिसने नाश किया था, और वहाँ के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तो वहाँ मदुरई में मुरुगन पहाड़ी, उसके बगल में मस्जिद बनी हुई है, विवाद हो गया, कर्फ्यू लगा दिया। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं ये पहाड़ी ना हमारे पास है, ये वक्फ बोर्ड का पहाड़ी है, जो मुरुगन देवता के स्थल माना जा रहा है। सैकड़ों साल से वहां पूजा हो रही है, वहां कांवड़ यात्रा निकाली जाती है,
और उस जगह पर वक्फ बोर्ड ने अधिकार कर लिया, बगल में मस्जिद बना दिया है और विवाद इतना चल रहा है कि हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान वहां पर दंगे फसाद होते हैं। तो ये जो तमिलनाडु के अंदर भी वक्फ बोर्ड जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपना अधिकार बना रही है, हजारों हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रही है, और वो लोग क्या ये स्टालिन के पक्ष में आ जाएंगे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ जो ये प्रस्ताव पारित कर रहा है। लेकिन खैर, ये इन लोगों की अपनी दिक्कतें हैं। अभी 2025 और 2026, ये 2025 में चुनाव होने हैं जी, 2026 में चुनाव होने हैं। अब 2025 में चुनाव बिहार में होने हैं, तो वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लालू यादव भी चला जाएगा, तेजस्वी यादव भी चला जाएगा, अभी नया नया नेता बना हुआ प्रशांत किशोर भी चला जाएगा। सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद ये टाटा बाय बाय कर देंगे। इन लोगों के आंदोलन, वक्फ बोर्ड और इनके पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म होने वाला है ऐसे ही यूसीसी आने के बाद। जब यूसीसी आ जाएगा तो फिर पर्सनल लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके लिए बोर्ड की क्या जरूरत है। तो ये लोग इसका समर्थन नहीं करेगा, ये अपने अपनी गली में चला जाएगा। उसके बाद 2026 में भी चुनाव होने हैं। तब चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, चुनाव होना है असम में। अब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और उससे बगल में पुडुचेरी में, अब इन जगहों पर चुनाव होने हैं। तो अभी स्टालिन ने प्रस्ताव पारित करवाया है। अब इसके कंपटीशन में ममता बनर्जी उतरेगी, वो भी प्रस्ताव पारित करेगी कि देखो हम तो कुछ तो कर रहे हैं। दूसरी तरफ केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, विजयन भी कहेगा हम भी प्रस्ताव पारित करवाते हैं। असम में तो प्रस्ताव पारित होगा नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा है। तो इन सारे जगहों पर मुसलमानों के समर्थन की होड़ चल रही, कंपटीशन। लेकिन इस वक्फ बिल को लेकर मुसलमान खुद बटे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जो तंजीमें हैं उनमें ही आपस में काफी झगड़ा है। देखिए, कोई भी समुदाय एकजुट नहीं हो सकता। एकजुट उस समुदाय के मूर्ख लोग होते हैं। जैसे मुसलमानों की बात है, ये जितने औरंगजेब के नाम पर या फिर सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर ये सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, दंगा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जो आग लगाते हैं, वो कोई पढ़ा लिखा मौलाना वर्ग के लोग हैं। वो तो घर में बैठकर स्ट्रेटजी बनाता है। तो अभी इन लोगों के बीच प्रदर्शन को लेकर कि लीड कौन करेगा, उसको लेकर बंटवारा है कि कौन आगे बढ़ेगा। उलेमाए हिंद, जमीयत उलेमाए हिंद के नेतृत्व में हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में हो, नेतृत्व कौन करेगा? जो नेतृत्व करेगा वो नेता होगा। अब उधर ओवैसी को लग रहा है कि हम सेटिंग नहीं कर पाए। ये कांग्रेस ने भी कह दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहां प्रदर्शन हो, कांग्रेस के सारे नेता को वहां होना चाहिए। रीजनल पार्टियां जिस जिस स्टेट में है, उन स्टेट में ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, वो भी इसके साथ खड़ी है। तो फिर ओवैसी की औकात क्या रह जाएगी? ओवैसी क्या करेगा? हैदराबाद में आंदोलन करेगा। वो तो अपना इसी मुद्दे को लेकर सोच रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा हिंद है, इन लोगों के साथ हमने बैठक की, और ये जब आंदोलन कर रहा है तो हमें मंच से हटा दिया। अलग अलग स्टेट में करता है, और वहां पर वहां के रीजनल पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी के नेता, ये सब आ जाते हैं। जंतर मंतर पर भी ज्यादातर तो कांग्रेस ही था। इमरान प्रतापगढ़ी हो, या फिर इमरान मसूद हो, या फिर ये सलमान खुर्शीद हो, ये सारे मुस्लिम लीडर भी पहुंचे थे, और कुछ हिंदू नेता भी था जो कांग्रेस के सांसद थे। पटना में भी वही स्थिति रही। तो ये जो जमावड़ा हो रहा है, उसमें मुस्लिम संगठनों के बीच तो तोड़फोड़ होगा ही, लीडरशिप को लेकर के कौन लीड करेगा। तो वो अपनी जगह पर वो प्रदर्शन करते रहेगा, बिखरा हुआ प्रदर्शन रहेगा। जितना इंटेंसिव प्रोटेस्ट होगा उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। चुनाव इन राज्यों में होने हैं। पुडुचेरी तो पहले से ही कांग्रेस के हाथों से छिन गई है, डीएमके के हाथों से छिन गई है। अभी वहां एन रंगास्वामी जो मुख्यमंत्री हैं, वो एनआर कांग्रेस बनाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और पिछली बार से लगातार अब जीतेंगे ही। वो 3 साल पर, मतलब 2008 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, और उसके बाद 11 में वो मुख्यमंत्री बन गए। तो पुडुचेरी तो अभी लोगों के हाथों से चला गया है। असम में देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए कि जिन राज्यों में चुनाव भी होने हैं, हर राज्यों में जिसके साथ दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया वही मुख्यमंत्री बना हुआ है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या एन रंगास्वामी हो।
ये कांग्रेस ने उनको निकाला, कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया, आज वही मुख्यमंत्री बनके कांग्रेस को चिढ़ा रहा है। तो ये अभी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां प्रदर्शन तेज होगा। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हंगामा तेज होगा, स्टालिन के तमिलनाडु में होगा, केरल में भी हंगामा होगा वक्फ बोर्ड को लेकर। अब उससे ये पॉलिटिकली स्टालिन को फायदा होता है। अगर स्टालिन को फायदा तब होगा जबकि वहां पर भ्रमित करने की कोशिश ये कर रहा है, जो सफल हो जाएगा। साउथ नॉर्थ डिवाइड, हिंदी तमिल डिवाइड, द्रविडियन और आर्यन के बीच डिवाइड पैदा करके वहां पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश जो इसकी हमेशा इन लोगों की रही है, डीएमके हो या एआईएडीएमके ही क्यों ना हो। आजकल एआईडीएमके यहाँ जो पलानीस्वामी पहुंचे थे दिल्ली में, अमित शाह से मुलाकात किए, जाते हुए एयरपोर्ट पर बोल के गए कि नहीं अलायंस पर चर्चा नहीं हुई, हम तो चुनाव साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन संसद में वक्फ बिल में जो संख्या बल है वो सरकार के साथ है, तो ऐसे में ये जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो गदर मचाया जा रहा है, वो क्यों? देखिए, संसद के अंदर तो इन लोगों को पता है कि इस दबाव का कोई असर नहीं होगा। दबाव लोकतंत्र में जो प्रदर्शन होते हैं, क्यों होते हैं प्रदर्शन? लोकतंत्र में जो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की जाती है उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष के अलावा एक और ग्रुप की बात की जाती है, और वो है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। ये हमेशा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है प्रेशर ग्रुप की क्या भूमिका होती है। प्रेशर ग्रुप कोई यूनियन हो सकता है, जैसे किसान फार्मर का यूनियन है, जैसे मजदूरों का यूनियन है, रेलवे का यूनियन है, अलग अलग यूनियन हो सकता है। कोई संगठन हो सकता है, यानी जातीय समुदाय हो सकता है, धार्मिक समुदाय हो सकता है। तो ये दबाव की राजनीति होती है। दबाव किसके ऊपर होता है? जो ये मानता है कि ये हमारा वोटर है और ये हमसे नाराज है तो अगले चुनाव में हमें वोट नहीं देगा। अब मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करे तो भारतीय जनता पार्टी उस प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में क्यों आए, क्यों दबाव में आए? जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, ये सौगात, ये मोदी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो एक ऐसे व्यवस्था है कि डेमोक्रेसी है भाई, प्रधानमंत्री देश के हैं। ईद और होली दो ऐसे पर्व हैं। अब हिंदुओं के लिए होली, दीपावली, दुर्गा पूजा ये होता है, मुस्लिमों के लिए ईद ही सबसे बड़ा पर्व है। तो ऐसे समय में इस लोकतांत्रिक देश के मुखिया को इन लोगों को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसे भी कुछ काम मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने एक व्यवस्था कर ली, लेकिन पता तो है कि इससे होना कुछ नहीं है, इससे मुसलमान वोट नहीं देंगे। तो जब आप भारतीय जनता पार्टी के वोट देने वाले वर्ग से ही बाहर हो तो फिर आपका दबाव कैसा डेमोक्रेसी में? और अगर आप गैर कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट करते हो तो वही हत्र होगा। जैसे सीए के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया, हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ, लेकिन क्या उस प्रोटेस्ट का असर सरकार पर हुआ? क्या सीए बिल वापस आ गया? नहीं आया। लेकिन वही किसानों ने प्रदर्शन किया अलग अलग जगहों पर, और उसमें भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन थे, पूरे देश के नहीं थे। लेकिन फिर भी सरकार को लगा कि किसान किसान का मुद्दा है, और पंजाब में चलो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, हरियाणा में तो है, उत्तर प्रदेश में तो है, राकेश टिकैत कुछ तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसके बाद दूसरे जगह पर भी इसकी अवधारणा बन रही है। तो ऐसे में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, उसको कहते हैं दबाव। तो वो दबाव में आई सरकार, सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। तो अगर मुसलमान एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, उसके बाद ये दबाव बनाए, तो डर होगा भाजपा में कि देखो भाई ये वोट दिया है, ये भी सरकार में भूमिका निभाया हमें सत्ता तक पहुंचाने में, अगर ये नाराज है तो हमारा नुकसान हो सकता है। जैसे कांग्रेस को होता था कि कांग्रेस को लगता था कि हाँ भाई ये वोट देता है, अभी भी लगता है कि वोट देता है तो इसकी बात माननी चाहिए। जैसे साहबानों का प्रकरण आया, राजीव गांधी को बता दिया गया देखो भाई मुसलमान बड़ा नाराज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आंध्र प्रदेश में चुनाव कांग्रेस हारी, उसके बाद और दबाव बना दिया, देखो इसकी व्यवस्था नहीं करोगे तो आंध्र प्रदेश की तरह हर जगह चुनाव हारते रहोगे। राजीव गांधी ने फट से संशोधन कर दिया, ये दबाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये मुसलमान न दबाव डाल सकते, न गैर भाजपा शासित प्रदेश दबाव डाल सकते। तो ये वक्फ बोर्ड बिल आकर रहेगा, और उसमें जो लाखों एकड़ जमीन विवादित है, जो 2.7 लाख प्रॉपर्टी विवादित है, इन सब की रिकवरी भी होगी, डिस्प्यूट भी
समाधान डिस्प्यूट का होगा। और ये यही तरीका है कि अभी ये लोग कुछ दिन, जितने दिन तक चुनाव में जाना है, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, विजयन हो, ये सारे लोग लालू यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक चिल्लाएंगे, चीखेंगे, असम से भी आवाज उठेगी, कुछ प्रदर्शन होंगे, हिंदुओं को एक और मौका मिलेगा कि देखो ये फिर से तांडव मचाने लगा, हंगामा करने लगा। तो इससे जैसे जैसे एक एक चुनाव हारना शुरू होगा ये लोग, उसके बाद फिर बैकफुट पर आएगा। और इन मुस्लिम संगठनों के लिए तो क्या कहा जाए, अभी कुछ दिन तक हंगामा करने के बाद शांत हो जाएगा। सीए के खिलाफ अब कौन सा आंदोलन कर रहा है, जबकि ये लागू हो गया, गृह मंत्रालय ने नोटिफाई कर दिया, तो अब क्यों नहीं कर रहे हंगामा, अब क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? जब लागू होने की बात आई थी तो प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा, उस समय तक ये थोड़ा हंगामा चलेगा, उसके बाद ये भी शांत हो जाएंगे कि अब हमारे प्रदर्शन का असर नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यही अवधारणा मुसलमानों के बीच भी बनेगी, संगठनों के बीच भी बनेगी, और एक एक करके जिस तरीके से ये आगे ध्रुवीकरण हो रहा है, अगर मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी बढ़ेगा, जैसा कि पहले भी हुआ है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ, हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ। हरियाणा में जैसे मुस्लिम हिंदू के साथ साथ जाट और गैर जाट ध्रुवीकरण हुआ। तो ध्रुवीकरण तो अलग अलग वर्गों में होता है और एक वर्ग में अलग अलग स्थितियों में होता है। तो ये होगा और एक एक राज्य पर जैसे बीजेपी की कब्जा किया जाएगा, उसके बाद ये जितने रीजनल पार्टियां हैं धीरे धीरे सरेंडर के मोड में आएगी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई तो उसके बाद हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बचेगी। ये तो मुसलमानों और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का बनाया हुआ मुद्दा है। मुसलमानों को एकजुट करोगे तो हिंदू भी एकजुट होगा। अगर मुसलमान हर जगह फैल जाएगा कि हमको कोई एक विशेष पार्टी से नफरत नहीं करनी है, तो फिर हिंदुओं को भी ये लगेगा कि सबको वोट जैसे मुद्दे के आधार पर देते हैं, हम भी इस मुद्दे के आधार पर देंगे, विकास के आधार पर देंगे। जब तुम धर्म के आधार पर दोगे तो हम भी धर्म के आधार पर देंगे। यही स्थिति अभी 15-20 सालों तक भारतीय राजनीति में रहने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सियासत गर्माती जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया और इसी सिलसिले में बुधवार को भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया और इस धरने में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ महाबोधि मंदिर से जुड़े एक बौद्ध धर्म गुरु भी शामिल हुए। वहीं बिहार की दूसरी बड़ी पार्टियां भी जैसे आरजेडी के नेता लालू यादव और तेजस्वी भी पहुंचे। वहीं विपक्ष की तमाम पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं, जो मौलानाओं के साथ मिलकर सिर्फ मुसलमानों को भड़काने और गुमराह करने का काम करने में लगी हैं और एक तरह से बरगलाने की कोशिश लगातार जारी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।